हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अ पैथोलॉजिकल एक्सेसिव एंड इंजीरियस इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन लीडिंग टू टिश्यू इंजरी, डिसीज और समटाइम्स डेथ। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव इंजीरियस इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंटीजन के लिए, है ना, जिससे टिश्यू इंजरी, डिसीज़ और समटाइम्स डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जनरल फीचर्स देखते हैं इसके। बेसिक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है वो इसका मेन मैकेनिज्म होती है। फिर सेंसिटाइजेशन क्या होता है? सेंसिटाइजेशन मतलब कि कोई इंडिविजुअल है, उसमें पहले कोई कांटेक्ट हो चुका है एलर्जन से, एंटीजन से, उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। मतलब उसका पहले सेंसिटाइज हो चुका होगा वो, तो उसे बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। ऑकर इन इंडिविजुअल हु हैड प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद एंटीजन। ठीक है, फिर नेचर ऑफ एंटीजन क्या है? एक्सोजीनस, एंडोजीनस। या तो वो बाहर से आए तो एक्सोजीनस, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन, फूड, माइक्रोब्स, इन सब में होता है एंटीजन, तो वो एक्सोजीनस हो गया। एंडोजीनस मतलब खुद का एंटीजन। सेल्फ एंटीजन नॉर्मल एंटीजन होगा, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज में होता है कि नॉर्मल एंटीजन के लिए ही एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द एचएलए टाइप। एचएलए जीन, मतलब एचएलए जीन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है डिसीज। एचएलए जीन में कुछ चेंजेस आएंगे तो वैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाती है। फिर इम्बैलेंस बिटवीन कंट्रोल एंड इफेक्टर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। इम्बैलेंस अगर हो जाए कंट्रोल और इफेक्टर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म में से, तो उसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, पहले अपन इंडिविजुअल इन सब के बारे में देख लेंगे, फिर आखिर में कंपैरिजन देख लेंगे। बस अभी इतना जान लो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो होती हैं वो ह्यूमोरल होती हैं, है ना, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं। जो टाइप 4 होती है वो सेल मीडिएटेड होती है। एक याद रखना, एक पॉइंट याद रखना कि 1, 2, 3 जो होती है वो इमीडिएट रिएक्शन होती है और टाइप 4 होती है डिलेड। कभी कोई ऐसे पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड, तो 1, 2, 3 है वो इमीडिएट रिएक्शन होती हैं और जो टाइप 4 है वो डिलेड होती है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। तो टाइप 1 रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ एन इमीडिएट आईजी इमीडिएट रिएक्शन सच एज एनाफाइलैक्सिस, ऑल्सो नोन एज एलर्जिक एंड एटोपिक डिसऑर्डर। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? इमीडिएट आईजी इमीडिएट रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? इमीडिएट रिएक्शन ऑकर विद इन 2 to 30 मिनट। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, बहुत ही जल्दी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी होने वाली रिएक्शन है टाइप 1। ठीक है, एंटीबॉडी आईजी इमीडिएटेड होती है, इसमें आईजी इमीडिएटेड होती है। ठीक है, genetic susceptibility occur in genetic susceptible individuals previously sensitized to antigen। तो सबसे पहले जेनेटिक ससेप्टेबल पर्सन जो होगा, ससेप्टेबल उसमें होगा, और सेंसिटाइज टू एंटीजन मतलब पहले से ही उसमें एक बार कांटेक्ट में आ चुका है एंटीजन, तो उनमें और ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर एंटीजन्स और एलर्जेंस जो भी करते हैं रिएक्शन वो है डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर्स, ये सब जो है वो रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैकेनिज्म में 2 फेज़ होते हैं, एक सेंसिटाइजेशन फेज़ और एक इफेक्टर फेज़। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन होगा मास्ट सेल का, तो सबसे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, सबसे पहले टाइम पे अपना एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर किया, जैसे कोई भी पोलन ग्रेन एंटर किया, फिर उस पोलन ग्रेन क्या होगा? एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल उसको पकड़ लेगा और उसका एंटी प्रेजेंटेशन करेगा अपनी सेल की सरफेस में। फिर उससे क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ TH2 सेल बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये जो डेंड्राइटिक सेल था वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया, और वो एक्टिवेट कर देगा TH2 सेल को, टी हेल्पर 2 सेल को एक्टिवेट कर देगा। फिर वो स्टिमुलेट करेगा बी सेल को। बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, तो प्रोडक्शन ऑफ आईजी एंटीबॉडी, आईजी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, फिर आईजी एंटीबॉडी बन गई, आईजी एंटीबॉडी बाइंड्स टू IgE-Fc रिसेप्टर ऑन मास्ट सेल। तो जो आईजी एंटीबॉडी थी, IgFc रिसेप्टर जो मास्ट सेल में प्रेजेंट था उससे बाइंड हो जाएगी, तो ये हो गया सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल। तो यहाँ तक समझ में आया, सबसे पहले सेंसिटाइजेशन हो गया मास्ट सेल का। अब देखो आगे क्या होता है, सेकेंड एक्सपोजर टू एंटी। तो अब सेकेंड टाइम जो पोलन ग्रेन है वो अपनी बॉडी में आया। पहले क्या था कि जो मास्ट सेल थे वो एक्टिवेटेड नहीं थे, उन पर आईजी एंटीबॉडी नहीं थी, तो उस वजह से मीडिएटर्स रिलीज नहीं हो रहे थे। पर अब क्या है कि जो मास्ट सेल है वो एक्टिवेट हो चुकी है, उसके ऊपर आईजी एंटीबॉडी बहुत सारी लग चुकी हैं। तो अब क्या होगा, जो ये एलर्जन है, जो पोलन ग्रेन है, वो जाके चिपक जाएगा किससे? आईजी एंटीबॉडी से। तो एंटीजन बाइंड्स टू द आईजी एंटीबॉडी प्रीवियसली बाउंड टू द मास्ट सेल। ठीक है, जो मास्ट सेल से आईजी एंटीबॉडी चिपकी हुई है उससे चिपक जाएगा। फिर मल्टीवैलेंट एंटीजन बाइंड्स टू मोर देन 1 IgA मॉलिक्यूल लीडिंग टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgFc रिसेप्टर। जो मल्टीवैलेंट एंटीजन है, बहुत सारी IgA एंटीबॉडीज चिपक जाएंगे, जिससे क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी IgFc रिसेप्टर्स के बीच में। ठीक है, फिर एंड में क्या होता है कि इन सबसे चिपक गया एंटीजन, और इससे क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। तो अब एक्टिवेशन हो जाएगा मास्ट सेल का और मीडिएटर्स निकलेंगे, और जो ये मीडिएटर्स है ना, यही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराएंगे। तो यही एंड में जाकर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराएंगे। तो मैकेनिज्म समझ में आई, सबसे पहले होगा सेंसिटाइजेशन फेज, फिर होगा इफेक्टर फेज। ठीक है, फिर अब देखते हैं मीडिएटर्स कौन कौन से निकलते हैं और क्या क्या कराते हैं वो। तो 2 टाइप्स के होते हैं मीडिएटर्स, प्राइमरी मीडिएटर्स और सेकेंडरी मीडिएटर्स।
प्राइमरी मीडिएटर्स वो होते हैं जो पहले से ही स्टोर्ड हैं सेल में और फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, और सेकेंडरी मीडिएटर का सिंथेसिस होता है फिर रिलीज़ होते हैं। तो दीज प्राइमरी मीडिएटर्स में दीज आर इमीडिएटली रिलीज ऑलरेडी फॉर्म्ड स्टोर्ड मीडिएटर्स, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म्ड स्टोर्ड मीडिएटर्स हैं। इंड्यूस स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और म्यूकस प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। कहाँ से? नेजल, ब्रोंकियल एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़वाएंगे। फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हिस्टामिन, एडिनोसिन, प्रोटीएसेस, काइमेस ट्रिप्टेस जो है, एंड एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये जो है प्राइमरी मीडिएटर्स जो पहले से स्टोर रहते हैं फिर रिलीज़ हो जाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स। तो सेकेंडरी मीडिएटर जो होते हैं दे आर सेंसिटाइज डी नोवो एंड रिलीज लेट। तो ये जैसी रिएक्शन होती है उसके बाद सिंथेसाइज होंगे और फिर रिलीज़ होंगे, तो थोड़ा मतलब लेट रिलीज़ होते हैं प्राइमरी मीडिएटर से। सबसे पहले आते हैं लिपिड मीडिएटर्स। वो कौन से हैं? ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4, जो कि मोर पावरफुल होते हैं हिस्टामिन से, है ना, हिस्टामिन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर ल्यूकोट्राइन B4, PGD2 प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, है ना, तो ये सब लिपिड मीडिएटर है, सेकेंडरी मीडिएटर, ठीक है। फिर आते हैं साइटोकाइन में आता है TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 3, 4, 5, 6, तो ये साइटोकाइन के अंदर आते हैं। तो ये थे मीडिएटर्स, ये सब मैनिफेस्टेशन कराते हैं और इनकी वजह से ही रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे आप वो डिस्कस करते हैं। तो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस अनोइंग रिएक्शन सच एज अर्टिकेरिया, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जेमा और माइल्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ज़्यादातर लोगों में यही होगा, अर्टिकेरिया, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जेमा और माइल्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर कुछ इंडिविजुअल में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि टाइटनिंग ऑफ थ्रॉट, लोकलाइज्ड इडीमा, वीजिंग एंड टैकीकार्डिया। तो ये कुछ इंडिविजुअल में देखेंगे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। बहुत ही कम इंडिविजुअल में ऐसा होता है कि जो एलर्जिक इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कोई एलर्जन से बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक इंडिविजुअल है, तो उसमें क्या होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। तो बहुत ही कम रेयर केस होता है, पर एनाफाइलेटिक जिसमें होता है बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल में ये होगा, है ना, अर्टिकेरिया, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जेमा, माइल्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। बहुत ही फ्यू इंडिविजुअल में टाइटनिंग ऑफ थ्रोट, लोकलाइज्ड एडिमा, वीजिंग, टैकीकार्डिया होगा, और रेयर केस में एनाफाइलेसिस होगी, ठीक है। फिर अब आते हैं एग्जांपल्स में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के। तो दो टाइप के हैं, लोकलाइज्ड और सिस्टमिक। तो लोकलाइज्ड में अपने ब्रोंकियल अस्थमा आ गया, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अर्टिकेरिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एंजियोएडिमा, एलर्जिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये सब जितने भी हैं एलर्जी से रिलेटेड हैं डिसीज़, तो ये याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। फिर सिस्टमिक टाइप 1 में आते हैं अपने एनाफाइलैक्सिस ड्यू टू एंटीबायोटिक, मोस्ट कॉमनली पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक से जो पेनिसिलिन के से अगर एलर्जी हो जाए, ठीक है। बी स्टिंग, इंसेक्ट बाइट, फॉरेन प्रोटीन, अपने कोई फूड से एलर्जी रहती है, किसी किसी को फूड एडिटिव से एलर्जी रहती है, तो ये है अपनी सिस्टमिक, है ना। लोकलाइज्ड में अपने जैसे ब्रोंकियल अस्थमा तो अपने सिर्फ लंग्स वाले एरिया को ही वो कर रही है, जबकि जो सिस्टमिक है पूरे बॉडी में करेगी, ठीक है। फिर डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 करना हो तो टिपिकल क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन करेंगे कि कौन से एलर्जन से एलर्जी है, फिर, है ना। फिर स्किन प्रिक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और मेजरिंग स्पेसिफिक आईजी इन द सीरम, तो अगर आईजी बड़ी होगी सीरम में तो स्वाभाविक सी बात है कि टाइप 1 रिएक्शन हो रखी है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन में ही आईजी का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये था अपना टाइप 1 रिएक्शन, और अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। थैंक यू।